हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिका गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बार्क एग्जामिनेशन के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं उन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, कितना नेगेटिव मार्किंग होती है और क्या एग्जैक्ट सिलेबस होता है, किन चीज़ों पर हमको फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ सी ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होता है, मतलब सीबीटी मोड में आपका पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में पेपर होता है आपका। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे तो क्वेश्चंस का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 100 सवाल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जो है उसका मार्क होता है 3, मतलब 3 नंबर का एक सवाल होता है और इसका मतलब टोटल मार्क्स जो यहाँ पर होते हैं वो होते हैं 300, ठीक है। जिसमें से अगर मैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पर -1 होती है नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/3 आप बोल सकते हैं, 1/3 इज दी नेगेटिव मार्किंग, ओके। और कितने मार्क्स अगर आप ले आए तो यहाँ पर आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो सकता है। तो अगर मैं बोलती हूँ 200 प्लस अगर आपके मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं, 210 प्लस 200 के ऊपर 210 के आसपास, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न या क्वेश्चन का जो लेवल है अगर मैं उसकी बात करूँ तो डेफिनेटली जैसे सीएसआईआर में आप देखते हैं, सीएसआईआर में ए बी सी, तो ए को छोड़ दीजिए, सी को छोड़ दीजिए, सेक्शन बी में या फिर गेट में जिस तरीके के सवाल आते हैं या फिर डीबीटी में जिस तरीके के सवाल आते हैं, तो सीएसआईआर का सेक्शन बी ले लो या फिर गेट एग्जामिनेशन ले लो या फिर डीबीटी का एग्जामिनेशन ले लो। इन तीनों एग्जामिनेशन को अगर आप एक साथ रख के देखो तो जिस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं इन जनरल वैसे ही क्वेश्चंस आपको बार्क में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सिलेबस, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट या कौन कौन से एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारा सीएसआईआर का सिलेबस है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री आ जाता है। बायोकेमिस्ट्री के बाद में देयर इज मोल बायो मोल बायो के बाद में आ जाता है आपका सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी में दोनों पार्ट आ जाएंगे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है यूनिट नंबर 2 एज वेल एज यूनिट नंबर 4, दोनों पार्ट्स आ जाते हैं। इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट भी आता है यहाँ पर। इसके बाद में आप बात कर सकते हैं यूनिट नंबर 4, मतलब हमने देख लिया 3, 4, 1, 2, 3, 4 आज चारों कवर हो चुकी हैं। 5th दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी से यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। डेव बायो के बाद बात करेंगे हम यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट फिजियो के बाद में अगर मैं बात करूंगी तो आपको एनिमल फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। जेनेटिक्स के बाद बात कर लेते हैं हम लोग इकोलॉजी, इवोल्यूशन से स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इवोल्यूशन के बाद में यूनिट नंबर 13 दैट इज टेक्निक्स से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एंड जो यूनिट नंबर 12 है, मतलब अप्लाइड बायोलॉजी, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में बात करूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो होगा यूनिट नंबर 1 दैट इज बायोकेम, ठीक है। बायोकेम के बाद में आ जाएगा यूनिट नंबर 2+4 दैट इज सेल बायोलॉजी, मतलब सेल ऑर्गेनाइजेशन प्लस सेल सिग्नलिंग वाला जो पार्ट है, कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है। यूनिट नंबर 3 मतलब कि मोल बायो। यूनिट नंबर 4 दैट इज आपका आ जाएगा, सॉरी यूनिट नंबर 5th आ जाएगा आपका यहाँ पर डेव बायो, बट डेव बायो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं 5th नंबर पे यहाँ पर रखूंगी प्लांट फिजियोलॉजी को, प्लांट फिजियोलॉजी। देन देयर विल बी आपका आ जाएगा 6th नंबर पे जेनेटिक्स, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे 7th नंबर पे आ जाता है आपका आई थिंक इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन को रख सकते हैं आप, ठीक है। और लास्ट 8th नंबर पे मैं रखूंगी यहाँ पर मेथड्स इन बायोलॉजी को, मेथड्स इन बायोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक्स है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। केस ऑफ बार्क एग्जामिनेशन काफी क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नाउ फाइनली हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपसे इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं किन किन एरिया से मेनली क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी की, तो यहाँ पे आपको फोटो सिस्टम से क्वेश्चंस मिले हैं। फोटो सिस्टम के बाद में फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चंस मिले हैं,
फोटोसिंथेसिस के बाद में अगर मैं बात करूँगी तो आपको फोटो सिस्टम्स की जो लोकेशन होती है PS1 PS2 उनकी जो लोकेशन है, इसके बाद में इनका स्पेसिफिकली फंक्शन जो है, लोकेशन फंक्शन इन सारे एरिया से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद में फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फाइटो हार्मोन से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, सेंसरी जो फोटोबायोलॉजी है वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं अच्छे खासे। ABCDE जो मॉडल है आपका फ्लावर डेवलपमेंट का, उससे भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये सारे एरियाज हैं यूनिट नंबर 6 के, जहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 13 की, मतलब कि टेक्निक्स की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगेशन से क्वेश्चन देखे गए हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के अलावा अगर आप बात करेंगे, क्रोमैटोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। क्रोमैटोग्राफी के अलावा रेडियो लेबलिंग से काफ़ी क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। रेडियो लेबलिंग के अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह है, वहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। जेल जो आपका ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उस एरिया से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये कुछ एरियाज है जहाँ से आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 में जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाबॉलिज्म में पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, मतलब जो आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर अमीनो एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसके बाद में फिर आपका लिपिड या फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, मतलब जितना भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है वो पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस, उनके जो ग्राफ्स हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। इसके अलावा जो Km-Vmax का रिलेशनशिप होता है इन तीनों सिनेरियोज में, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट वगैरह, ये सब पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूंगी तो pKa कैलकुलेशन या pH का जो कैलकुलेशंस है, वो सारे उन एरिया से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ATP वगैरह जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं इंपॉर्टेंट, DNA, RNA, प्रोटीन, ATP, इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर अगर मैं बात करूंगी यूनिट नंबर 2 की, तो सेल साइकिल तो आप सबको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल साइकिल के अलावा जो प्रोटीन टारगेटिंग है, ठीक है, प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन जो वाला पार्ट हम पढ़ते हैं, जहाँ पर अलग अलग टाइप के सिग्नल पेप्टाइड के बारे में हमको जानना होता है कि कौन सा सिग्नल पेप्टाइड कहाँ ले जाएगा उस प्रोटीन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनो 6 फॉस्फेट आप सबको पता है लाइसोसोम से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपको पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे जो लाइसोसोम है उससे एसोसिएटेड डिजीजेस काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो उनको याद रखेंगे। सिंड्रोम से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर जेनेटिक्स में जो भी म्यूटेशन वाले एरियाज हैं, वहाँ से काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से म्यूटेशन है, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें देखने मिलती हैं। तो इन एरिया से काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँगी तो बायोकेमिस्ट्री में ही जो आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है, ठीक है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं कई बार आपको कि किस तरीके से वो अफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। हार्डी वीनबर्ग लॉ, आपको पता है कि आपके CSIR एज वेल एज आपका जो बाकी के एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है। पेडिग्री बोल सकते हो आप, एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं मोस्टली। बस बाकी हाँ थोड़ा बहुत आपका जो ये वाला एरिया है ना, अगर मैं बोलूँगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लास्ट, जितने भी ऐसे नाम है जो टूल्स है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, तो आई थिंक उससे भी काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक एरिया है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसके बेसिस पे आई थिंक मुझे लगता है आप अच्छा खासा अंदाजा लगा पाएंगे किस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल। मैंने सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जो भी आपके दिमाग में डाउट्स थे उन सबको कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे हमेशा आपको फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप यहाँ प्रेजेंट हैं। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट PDFs
बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स एज़ इन बहुत सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स के स्क्रीनशॉट जो बुक से मैं लेती हूँ, रिसर्च पेपर से लेती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर प्रेज़ेंट है। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस पर्टिकुलर वीडियो के पिन कमेंट में दे दिया है, तो इसको ज़रूर से जॉइन कर लीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।